अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जब आपके भाई ने आपसे ताल्लुक़ तोड़ लिया है तो क्या ज़रूरत है उनके पास जाने की? सोरिया बेगम तैश से अपने शौहर से पूछ रही थी। मैं उनके पास जाने के लिए बेताब हूँ सोरिया। तुम नहीं जानती इतने बरस मैं कैसे उनसे दूर रहा हूँ। वो मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने मुझे बाप की तरह पाला है, वो अफसरदगी से कह रहे थे। फिर उसी भाई ने आपको मुझसे शादी करने पर घर से बाहर भी निकाल दिया था। आपको याद है कुछ? उन्होंने बेबसी से सर हिलाया। पसंद की शादी करना इतना बड़ा गुनाह बन गया था। उन्होंने एक बार फिर अपने शौहर को याद दिलाया जो भाई की मोहब्बत में सब कुछ भूल बैठे थे। क्या मालूम इस दफा जाने पर मुझे गले से लगा लें। फिरदौस साहब ने उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखा। वो क्या ही कह सकती थी, सर झटक कर रह गई। आप लोग कब से बहस कर रहे हैं? दानियाल ने आते साथ कुर्सी घसीटते हुए पूछा। नाश्ते पर न जाने आज क्या मामलात ज़ेरे बहस थे। हाँ बस कुछ बातें जिन्हें तुम समझ नहीं सकते। फिरदौस साहब ने अखबार खोलकर अपने मुंह के आगे कर लिया। वो अपनी माँ को देखने लगा। ऐसी भी क्या बात है, आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं? उसने नाश्ते की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा। दोनों खामोश थे जैसे हमेशा रहते आए थे। कमान यार, मैं आप लोगों की सगी औलाद हूँ, आप लोग मुझसे भी छुपाएंगे? उसने माथे पर बल डालकर पूछा। कभी मौका मिला तो बताएंगे, फिरदौस साहब ने कहा और नाश्ते की प्लेट अपनी जानिब बढ़ाकर नाश्ता करने लगे। सोरिया बेगम खामोशी से उन्हें घूर रही थी। उसे स्टेशन के लिए जल्दी थी, वरना वो 2 बातें पूछकर 10 बातें जान लेता। इस जैसे पुलिस वाले का बाएं हाथ का खेल था। उसने वर्दी दुरुस्त की और सर पर कैप रख लिया। अल्लाह हाफिज, चलता हूँ। उसने मुस्कुराकर अपनी मामा का माथा चूमा और बाहर की जानिब बढ़ गया। आप हमेशा दानियाल से अपने खानदान को क्यों छुपाते हैं? क्या आपको डर है कि वो भी आपको उनसे दूर रहने का मशवरा देगा? सूरिया बेगम ने उसके जाते ही फिरदौस साहब से पूछा। नहीं, मुझे ये डर है अगले ही दिन वो उन्हें गांव से यहाँ ले आएगा। फिर तुम और भाई साहब, मैं तुम दोनों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। उन्होंने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। उन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। फिरदौस साहब की बीवी की बहन से उनका रिश्ता हुआ था, जिसे तोड़कर उन्होंने सोरिया बेगम से शादी की थी। इसी वजह से उनके भाई भाभी से सोरिया की बिल्कुल नहीं बनती थी। 2 दिन शादी के बाद साथ रहे थे और वो 2 दिन फिरदौस साहब ताउम्र नहीं भूल सकते थे। उन्होंने सर झटका और ऑफिस के लिए निकल खड़े हुए। अब पीछे सोरिया बेगम बची थी। वह मुलाजमा से काम करवाने में मसरूफ हो गई। वो जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ था। अब कई दिन तक फिरदौस साहब अपने भाई के बारे में उनके सामने जिक्र नहीं करेंगे। बाबा, वो पूरे घर में घूमती हुई मुसलसल आवाज दे रही थी। क्या हुआ? क्या शोर डाला हुआ है? आराम कर रहे हैं? मालूम है ना तबीयत ठीक नहीं है। उसकी माँ ने बावर्ची खाने से निकलते उसे अच्छी खासी सुना दी। अम्मी, मैंने बाबा को आवाज लगाई है, आपको नहीं। और मुझे बाबा को गुड न्यूज़ देनी है। मेरा शहर में दाखिला हो गया है, वो चहकती हुई बोली। उसकी माँ ने सर पर हाथ रख लिया। मैंने मना किया था इसको शहर नहीं जाने दें, लेकिन तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे मामले में मेरी कहाँ सुनते हैं। वो गुस्से से उसके दाखिले का सुनते ही बोलने लगी, जबकि समिया ने हूँ किया और बाबा को खबर सुनाने उनके कमरे में पहुँच गई। बाबा, उसने इतनी ऊंची आवाज से पुकारा कि वो जो गहरी नींद सो रहे थे फौरन से उठ बैठे। क्या हुआ? वो हड़बड़ाकर उठे। बाबा, मेरा दाखिला हो गया है शहर में, अब मैं यूं नहीं जाऊंगी। वो मजे से उन्हें पेपर दिखाते हुए बोली। अरे वाह, तुम्हारी माँ के क्या तासुरात थे ये सुनकर? उन्होंने राजदारी से पूछा। यही कि आपकी बेटी को शहर नहीं जाना चाहिए। शहर जाकर लोग बदल जाते हैं, भूल जाते हैं। उनका इशारा जिसकी जानिब था वो खूब समझ रहे थे। लेकिन ये तो हमारी बेटी है, ये कैसे भूलेगी? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। जाहिर है बाबा, घूम फिर कर मुझे यहीं तो आना है।
यही मेरा असली ठिकाना है, उसने मुंह फुलाकर कहा। बिल्कुल, और वो हंसने लगे। उसकी फीस कहाँ से देंगे? हमारा खुद का गुजर बसर मुश्किल से हो रहा है जब से जमीनें बेची हैं। उन्होंने परेशानी से सामने दोनों की जानिब देखा। हो जाएगा, परेशान क्यों होती हो? अभी समिया का बाप जिंदा है, अपनी बेटी को पढ़ाएगा लिखाएगा। उन्होंने मुस्कुराकर समिया का मायूस होता चेहरा ध्यान से देखा। वो इतनी सी बात पर मायूस हो गई थी। जैसा आप लोग ठीक समझे भाई, उन्होंने गुस्से से देखा और वहां से चली गई। बाबा, अम्मी ठीक कह रही है, आपको अभी बजिया की शादी के लिए पैसे चाहिए, फिर मेरी पढ़ाई कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं है, आप सब कुछ कैसे करेंगे? उन्होंने मुस्कुराकर समिया के सर पर हाथ रख दिया। बेटी, सब हो जाएगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। उन्हें अपनी बेटी का परेशान चेहरा पसंद नहीं आया था। ये परेशानी उनकी थी, भला उनकी बेटी क्यों परेशान हो? मैं बजिया को देखने जाती हूँ, उसने कहा और उठ खड़ी हुई। अब आप सो जाएं, उसने शरारती लहजे में कहा तो वो उसे घूरने लगे, जबकि वो फौरन कमरे से बाहर निकली। वो जानती थी वो अपने बाबा की नींद खराब कर चुकी है, अब रात तक ही वो वापस सोएंगे। बजिया, आप आ गई? वो जो दरवाजे से निकलने के लिए चप्पल पांव से तेजी से अड़ा रही थी, अपनी बजिया को घर में दाखिल होता देखकर रुक गई। हाँ सम्मी, उसने जवाब दिया और कमरे की जानिब चल दी। बजिया को क्या हुआ? वो हैरत से उसके पीछे भागी। वो कमरे में आते ही चादर उतारकर इधर उधर देख रही थी। बजिया, क्या हुआ? उसने अंदर आते हुए पूछा। सम्मी, बाबा जिससे शादी कर रहे हैं वो अच्छा इंसान नहीं है। आज मदरसे के बाहर सिगरेट पी रहा था और मुझे सर ता पैर ऐसे देख रहा था जैसे मुझे कच्चा खा जाएगा। वो रोनी सूरत बनाकर बोली। उसकी ये मजाल, मैं अभी बाबा से बात करती हूँ, उसने गुस्से से कहा और बाहर जाने लगी। सम्मी, अब बहुत देर हो गई है, शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, वो नम आंखें साफ करते हुए बोली। बजिया, अभी शादी हुई नहीं है, कोई देर नहीं हुई। अगर ये शादी हो गई तो ज्यादा बड़ा मसला होगा। उसने अपनी बहन को बिस्तर पर बिठाया और खुद तेजी से बाहर आई। उसका रुख अपने बाबा के कमरे की जानिब था। बाबा, वो जो आराम से विर्द कर रहे थे उसकी बात पर चौंक गए, जो काफी गुस्से से पुकार रही थी। क्या हुआ? वो सीधे बैठे और उसकी आंखों में मौजूद गुस्सा देखने लगे। बजिया वहां शादी नहीं करेंगी, आप जानते हैं वो औबाश आवारा इंसान है। वो गुस्से से हाथ नचाकर बोली। वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने तरदीद की। ऐसा ही है बाबा, अपनी आंखें खोलें और देखें बजिया कितनी परेशान है। आपका एक फैसला उनकी जिंदगी तबाह कर सकता है। अभी भी वक्त है बाबा, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी। वो घर में सबसे छोटी लेकिन सबसे ज्यादा बातूनी थी, हर बात कह देने वाली, चाहे सामने कोई भी ना हो। मैं कैसे मना कर सकता हूँ समिया, शादी की तारीख तय हो चुकी है। वो परेशानी से उल्टा उसे समझा रहे थे। मैं अपनी बहन की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, लोग क्या कहेंगे, उसने गुस्से से कहा और बाहर निकल गई। वो परेशानी के आलम में उठे और बाहर निकल आए। उनकी बेगम उन्हें रोकती रह गई, लेकिन वो घर से बाहर चले गए। क्या कहा है तुमने अपने बाप को? हर वक्त परेशान करके रखती हो। उसकी माँ अपनी छोटी बेटी से बहुत तंग थी। आप नहीं समझेंगी, आप भी माशरे की फिक्र करने वाली हैं। उसे रह रहकर गुस्सा आ रहा था। वो वापस बजिया के पास आ गई और उन्हें समझाने लगी। वो उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने मुंह पर हाथ रखकर पूछा। ठीक कह रहा हूँ, सादिया का रिश्ता खत्म करके आया हूँ। आज मेरी आंख समिया ने खोली है। वो इंसान तो निहायत ही घटिया है। मेरी बेटी की बातें 4 लड़कों में बैठकर कर रहा था। मुझे अफसोस हो रहा है कि ऐसे इंसान को मैंने यहाँ तक रिसाई कैसे दी। वो बेइंतहा गमगीन दिखाई दे रहे थे। आपने ठीक नहीं किया, अब लोग बातें बनाएंगे, हमारी बेटी में ऐब निकालेंगे। समिया की माँ की अपनी परेशानी थी। बनाने दो लोगों को बातें, मैं अपनी बेटी को गलत इंसान के हाथों नहीं दे सकता, उन्होंने सख्ती से कहा और अपने कमरे की जानिब जाने लगे। लेकिन रास्ते में समिया को देखकर ठहर गए और वो मुस्कुराकर उनके सीने से आ लगी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा,
आप हमारे साथ हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो मुस्कुराकर बोली तो उन्होंने उसका माथा चूम लिया। मैं अपनी बेटियों के साथ हूँ। उन्होंने सर हिलाया। वो तेजी से बज्जिया के कमरे में आई जो चुपचाप बिस्तर पर पड़ी किसी गहरी सोच में गलता थी। बज्जिया, उसने पुकारा लेकिन जवाब नहीं आया। बज्जिया, उसने इस दफा जाकर अपनी बहन को झंझोड़ डाला था। बाबा ने आपकी शादी खत्म कर दी, अब खुश हो जाएं। उसने मुस्कुराकर बताया तो सादिया को हैरत का झटका लगा। क्या बाबा ने? सच में? उसने हैरत से इजहार किया तो वो सर हिलाने लगी। सादिया बेख्तियार रो पड़ी थी। उसकी छोटी बहन ना होती तो वो क्या करती? उसे बेकदरे हाथों रुल जाती। अब समिया और सादिया आपस में बातें कर रहे थे। सादिया बच्चों को मदरसे में तालीम देती थी जब उसकी माँ के पास एक खातून आई। उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता इनकी बेटी से तय कर दिया। सब जानते थे गांव का है, लेकिन कैसा है ये किसी को मालूम नहीं था। 2 माह पहले रिश्ता हुआ था, तभी से वो सादिया को तंग करता था। जानबूझकर मदरसे के सामने बैठ जाता और दोस्तों से उसकी बातें करता। सादिया खौफजदा थी कि घर वाले मदरसा ही छुड़वा देंगे और शादी में जल्दी करेंगे, इसलिए उसने नहीं बताया। लेकिन शादी की तारीख रखे जाने के बाद से सादिया बहुत परेशान थी कि वो इस जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, कैसे जिएगी। लेकिन शुक्र था समिया ने मामला हल कर दिया था। उसे अपनी 6 साल छोटी बहन पर फख्र महसूस हुआ जो उसकी तरह नहीं थी। वो हक सच बात पर डट जाने वाली थी। यार, एक लड़की मुझसे तुम्हारा नंबर मांग रही थी। दानियाल खान बैठा लंच कर रहा था जब उसके दोस्त ने बताया। फिर तुमने क्या कहा? वो सख्ती से पूछने लगा। क्या करना था? उसे तुम्हारा नंबर दे दिया, उसने कंधे उचकाकर बताया। पागल हो गए हो? मैं ऑफिसर हूँ, कोई गली नुक्कड़ पर बैठा चरसी मवाली नहीं हूँ जो तुम मेरा नंबर बांटते फिरोगे। वो गुस्से की इंतहा पर था। गलत नंबर दिया है, रिलैक्स ब्रो, उसने मुस्कुराकर कहा तो वो रिलैक्स अंदाज से उसे घूरने लगा, जबकि वो कहकहा लगाकर हंस दिया। मुझे एक बात बतानी है, वो अचानक से खुशी से बोला। क्या बात? उसने लंच पर से तवज्जो हटाई। मैं बता रहा था, गांव अपने खानदान की एक शादी में गया था। वहां एक लड़की पसंद आई थी, लेकिन बाद में उसकी मंगनी हो गई थी। हाँ याद है, उसके बाद से मजनू बना फिर रहा था। हाँ, उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसके बाबा ने उसकी मंगनी तोड़ दी। लड़का ठीक नहीं था, उसने मुस्कुराकर बताया। फिर अब? दानियाल खान ने तवज्जो से सुना और फिर पूछा। फिर मैंने खाला से बात की है कि वो मेरी बात चलाएं। देखो क्या नतीजा आता है, लेकिन मुझे 100% यकीन है मेरे हक में ही नतीजा आएगा। वो मुस्कुराकर पूरे वसूख से कह रहा था। ये भी ठीक है। वो हैरत से कंधे उचका गया। लड़का शहरी है? सादिया की माँ तो हैरत से गंग हो गई थी। पड़ोसन की बात सुनकर जहाँ उन्हें खुशी हुई वहीं बुरा भी लगा। अम्मा क्या शहरी शहरी करती हो? हमारी ख्वाहिश है शहर जाने की, और आप हो। समिया ने सुनकर बुरा सा मुंह बनाया। अच्छा, इसकी अब्बा से बात करूंगी, उन्होंने कुछ सोचकर कहा। उन्हें सादिया की शादी की जल्दी थी। एक हफ्ते में उन्हें क्या क्या बातें सुनने को मिल गई थी। ठीक है, मेरा सगा भांजा है, यकीन रखो। ऐसे में अपनी सादिया को किसी अरे खरे के हवाले नहीं कर दूंगी, उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा। समिया तो बहुत खुश थी कि उसकी बहन शहरी हो जाएगी। समिया ने यह खबर सीधा सादिया को दी थी और वह खुश होने के बजाय परेशान हो गई थी। समिया तसल्ली देती रही कि वो कुछ होने नहीं देगी। यूमी जब जाएगी उस बंदे की तफ्तीश करेगी, जिस पर सादिया को कुछ इत्मीनान हो गया। लड़के की फैमिली को एक माह में बुलाया गया था। उसके बाबा और समिया को वहाज बहुत पसंद आया था, जबकि उसकी माँ के अपने खदशात थे। उसके बाबा ने कुछ वक्त लेने के बाद हाँ कह दी थी। अलबत्ता उसने निकाह का कहा था, फिर रुखसती जब सादिया चाहे। उनका इतवार को निकाह था, जिसमें दानियाल खान नहीं आ पाया था। उसकी इस्लामाबाद में अहम मीटिंग थी और उसे वहाँ जाना पड़ गया था। उनका निकाह अच्छे से हो गया था और सादिया का दिल मुतमईन हो गया जब उसने पहली बार वहाज से बात की। वो आम मर्दों से अलग था। उसकी अपनी सोच और अपनी ही अलग दुनिया थी। उसे वाकई अच्छा लगा। समिया से मिलकर वहाज खूब हंसा था,
वो उसे अपनी बहन की मासूमियत के किस्से बड़े शौक से सुना रही थी। वो कुछ घंटे बैठकर आया था, लेकिन यूं लगता था सारी उम्र वो बैठे बैठे गुजार आया था। उसने दानियाल की खूब क्लास ली, लेकिन उसने कान पकड़कर माफी मांग ली कि मॉम उसे गांव वगैरह जाने नहीं देती, और दूसरा उसकी मीटिंग थी। वह आज बस नाराजगी से देखता रह गया। वह आज की अब रोज सादिया से बात होती थी। वो दोस्तों की तरह आपस में बात करते थे। उसने बताया था समिया कुछ दिन तक शहर आ रही है, यूनी में एडमिशन ले लिया है, उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी इसी की है, और इसने खुशी से अपनी साली की जिम्मेदारी ले ली थी। 1 महीने वो बहुत मसरूफ रहा था। निकाह और फिर समिया का यूनी आना। उसके बाबा उसे हॉस्टल छोड़ने आए तो वह आज भी चला आया उनसे मिलने। उसने तसल्ली दी कि वो समिया का पूरी तरह ख्याल रखेगा, वो बेफिक्र हो जाए। उसके बाबा क्या बताते कि उनके घर की रौनक ही उसके जाने से चली गई है। वो अफसरदा से वापस लौट गए थे। यूनी 2 दिन बाद शुरू होने वाली थी। इस दौरान वह आज उसे घुमाने कभी कहीं ले गया था, कभी कहीं, और वह हर दफ़ा अपने बाबा को कॉल करके पूछती और फिर वहाज के साथ जाती। तुम्हें पता है, खाला के घर आया था अपनी कज़न की शादी में, वहाँ मैंने सादिया को देखा था, और बस दिल ने कहा यही दिल की मलका है। वो उसे अपनी मोहब्बत के किस्से सुना रहा था। समिया हैरत से उसकी जानिब पलटी। मुझे लगा ये अरेंज मैरिज है। उसने मुंह पर हाथ रख लिया। वो दोनों इस वक्त गाड़ी में सवार थे। लव अरेंज दोनों ही समझ लो, मेरी लव और सादिया की अरेंज। वो हंसने लगा और समिया भी हंसने लगी। उसने गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर रोकी। हम यहाँ क्यों आए हैं? उसने डरते हुए पूछा। मेरा दोस्त ऑफिसर है, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, उसे पिक करने आया हूँ, उसने मुस्कुराकर बताया। वो कैब से चले जाते? इसने मुंह बसोर कर कहा। कैब से जा रहा था, लेकिन उन मौसूफ को मालूम हुआ तो लेने चले आए। दानियाल खान ने गाड़ी तक आते हुए उसकी बात सुन ली थी। गाड़ी में बैठते हुए उसने अजनबी लड़की को जवाब दिया। ओह, वो क्या कहती? खामोश हो गई। ये सादिया की छोटी बहन समिया है, यहाँ यूनी में पढ़ती है। वाज ने इसका तारुफ करवाया। ये मेरा दोस्त और ऑफिसर भी है, जानती तो हो मैं भी पुलिस वाला हूँ, उसने मुस्कुराकर बताया तो वो सर हिलाने लगी। अलबत्ता दोनों ने एक दूसरे को बस सरसरी सा देखा था। वो पहले समिया को फिर दानियाल को ड्रॉप करके घर पहुंचा था। दानियाल जरा स्टडी में आना, उसके बाप ने उसे ऑफिस से आते देखकर कहा तो वो सर हिलाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा जो कि दूसरी जानिब थी, और उसके कमरे की सीढ़ियां सीधी जानिब थी। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता वर्दी में ही उनके सामने आया। बैठ जाओ, बहुत ज़रूरी बात करनी है, उन्होंने माथा मसलते हुए कहा। जी बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? सब बोल दें, उसने उन्हें एतमाद देते हुए कहा तो वो सर हिलाने लगे। मेरे बड़े भाई को कैंसर है, उन्होंने ये बात घर में किसी को नहीं बताई। इलाज में बहुत पैसा लग गया है, उन्होंने ज़मीनें बेच दी हैं और अब इलाज के लिए पैसा नहीं है, उन्होंने नम आंखों से बताया तो वो हैरत और अफसोस से उन्हें सुन रहा था। उसे इल्म नहीं था कि उसके बाबा के भाई वगैरह भी हैं। हम उनकी मदद कर सकते हैं, हमारे पास जो पैसा है वो किस दिन काम आएगा? दानियाल खान ने फौरन कहा। पैसे की ज़रूरत नहीं है शमशेर भाई को, उन्हें अपनी छोटी बेटी की फिक्र है। मैंने उन्हें कहा है मैं तुमसे बात करूंगा। उसने हैरत से इन्हें देखा। आप मुझसे क्या बात करेंगे बाबा? अचानक उसके माथे पर बल नमूदार हो गए। यही कि समिया से शादी कर लो, बहुत प्यारी बच्ची है। उसके बाबा ने उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए कहा। बाबा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने अफसरदगी से पूछा। जिस लड़की से मैं मिला नहीं, जानता तक नहीं हूँ, और गांव में रहने वाली कैसी होगी, मुझे नहीं करनी। वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ। अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश समझ कर ही पूरी कर दो। उन्होंने उसे ब्लैकमेल किया तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। बाबा, आप मुझे, वो गुस्से में था, मैं अपने बेटे से कुछ मांग रहा हूँ, उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, और यहाँ दानियाल को लगा कि उसका सांस बंद हो जाएगा। बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? उसने तेजी से अपने बाप को गले से लगा लिया। मैं अपने भाई से बहुत दूर रहा हूँ, उसकी आखिरी बात पूरी ना कर पाना मेरे लिए मौत है। मैं उसे परेशान नहीं दे सकता दानियाल। जिस भाई को मैंने बाप बनकर पाला, उसे नहीं छोड़ सकता।
میں تمہاری ماں سے چھپ کر بات کرتا ہوں ان سے، وہ تمہارا پوچھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کی بڑی بیٹی کی بھی شادی ہے، اسی میں تمہارا نکاح رکھیں گے، پلیز نہ مت کہنا، انہوں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ دانیال کیا کرتا، بے بسی سے اسبات میں سر ہلا گیا۔ بابا اب ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس دنیا کو آگ لگا دے، اور ساتھ اس شخص کو بھی۔ میں پوچھ نہیں رہا سمیہ، بتا رہا ہوں، اس سے بہتر انسان اور فیملی تمہیں نہیں ملے گی، وہ تمہیں مجھ سے بڑھ کر چاہے گا۔ انہیں اپنی بیٹیوں کی بہت فکر تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں دونوں کو آباد کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ اچھا نہیں کر رہے۔ اس کی بجیا کی شادی 2 ماہ بعد تھی اور ساتھ اس کا نکاح بھی تھا۔ سمیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اس نے دانیال خان کا نام جان لیا تھا، وہ اسے کسی جھوٹے کیس میں اندر کر سکتی تھی، نہ وہ ہوگا اور نہ ہی شادی ہوگی۔ اس کے بابا نے کہا تھا چھٹی پر گھر آنا، چچا کی فیملی بھی آئے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا بیٹے کو وہ غائب کروا کر ہی اب گاؤں جائے گی، وہ شہری تھا تو شہر میں ہی غائب ہو جاتا۔ اپنا فون چیک کر لینا، فردوس صاحب نے دانیال سے کہا تو وہ فون نکال کر دیکھنے لگا۔ آپ اچھا نہیں کر رہے میرے بیٹے کے ساتھ، گاؤں کی پینڈو میرے بیٹے کے ساتھ کیسے سوٹ کرے گی؟ آپ نے سوچا بھی ہے؟ اس کی ماں نے غصے سے کہا۔ وہ دونوں کو بحث کرتا چھوڑ کر اسٹیشن چلا آیا۔ اس کا سوچ کر دماغ ہی معاف ہو رہا تھا، آخر کو گاؤں کی ان پڑھ لڑکی کو کیسے جھیلے گا؟ اس نے موبائل نکال کر بابا کی چیٹ اوپن کی اور اس کے ماتھے پر لکیریں پڑ گئی۔ اپنی کرسی سے اچھل پڑا جیسے اسے 400 وولٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ یہ تو، وہ حیرت سے بولنے لگا، لیکن باہر سے آتی آواز پر وہ فون جیب میں ڈال کر باہر آ گیا۔ مجھے کسی کے خلاف رپورٹ لکھوانی ہے، اس نے اہلکاروں سے کہا۔ ہاں تو محترمہ آرام سے بیٹھیں اور اپنی باری کا انتظار کریں۔ اس نے گھورا۔ یہ میرے بہنوئی کے دوست کا تھانہ ہے، انہیں بلائیں، وہ گردن اکڑا کر بولی۔ فرمائے محترمہ، آپ کو تھانے آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ وہ دانت پیستے ہوئے اپنی بے وقوف کزن کو گھورتے ہوئے پوچھنے لگا، جس کا اسے شاید ابھی علم نہیں تھا۔ وہ وہاج کے دوست کا ریفرنس استعمال کر رہی تھی، لیکن سمیہ نہیں جانتی تھی وہ آفیسر اس کا کزن ہوگا جس کی شکایت وہ لے کر وہاں پہنچی تھی۔ ایک مجرم کو پکڑوانا تھا، بہت خطرناک ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنے کالے دھندوں میں شامل کرے۔ بھلا میں نیک عورت ایسے کام کرتی اچھی لگوں گی؟ وہ انتہائی دکھ سے بولتی آنکھیں نم کر گئی، جبکہ وہ اش اش کر اٹھا۔ کتنی بدلحاظ لڑکی تھی یہ۔ دوسری طرف اس کا باپ مجبور کر رہا تھا، غریب بھائی کی بیٹی ہے، ایسے لوگوں کو واقعی میں جیل میں ہونا چاہیے۔ آپ چلیں، میں آپ کے سامنے اسے پکڑ کر لاؤں گا۔ اس کے جواب پر وہ خوشی سے سر ہلانے لگی۔ واؤ، لگتا ہے آپ وہاج بھائی کے بہت گہرے دوست ہیں، 1 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا۔ وہ حیرت سے مسکرا کر بولی تو وہ سر ہلانے لگا۔ سمیہ تم مت آنا، گاؤں ہم سب شہر آ رہے ہیں۔ وہ نکلنے کی تیاری کر رہی تھی اور خوش بھی تھی کہ اس کی شادی نہیں ہوگی اور وہ آدمی جیل میں ہوگا، جس کی جو معلومات اس کے بابا نے دی تھی وہ سب اسے بتا آئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر مجھے یہاں سے پک کر لیجیے گا۔ وہ مسکرا کر بیٹھ گئی۔ سب کچھ پرفیکٹ ہو رہا تھا۔ شام 4 بجے اسے اس کے بابا ہاسٹل سے لینے آئے تھے، ساتھ اس کی امی اور بجیا بھی تھی۔ بجیا آج کل بہت خوش رہتی تھی، سب بہت زیادہ مطمئن تھے۔ وہ کچھ گھنٹے تک ان کے گھر پہنچ گئے تھے۔ پہلے ملازم نے اس کے سامنے چائے اور دیگر لوازمات لا کر رکھ دیے۔ باتوں کا سلسلہ چلا۔ سوریا بیگم نے پرانے مردے اکھاڑنے چاہے، جس پر شمشیر صاحب کا رسپانس بہت ٹھنڈا تھا۔ وہ اس رشتے سے انکار نہیں چاہتے تھے، انہیں یقین تھا سمیہ ان کا دل جیت لے گی۔ سمیہ پہلو بدل رہی تھی کہ بس ان کا بیٹا وہاں نہ آئے بلکہ اسے پولیس پکڑ لے۔ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا شروع کرنے والے تھے جب دانیال نے اندر آتے اونچی آواز سے سلام کیا، اور سلام کی آواز پر جیسے ہی سمیہ نے رخ موڑ کر دیکھا تو اس کا سانس سینے میں اٹک گیا اور اسے ہچکی آنے لگی۔ دانیال طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ یہ میرا اکلوتا بیٹا دانیال خان، پولیس آفیسر ہے۔ فردوس صاحب نے اس کا تعارف کروایا
और समिया की नजरें उस पर जमी हुई थी। वो सलाम करता, उसे देखता कुर्सी घसीट कर बैठ गया। कैसी बेशरम लड़की है, तुम्हें देखे जा रही है, उसकी मम्मी ने कान के पास कहा। वो कहका लगाना चाहता था लेकिन रुक गया। उसे मालूम था कि वो इसे क्यों देख रही है। इस छोटी सी ब्रेक के लिए बहुत माजरत, लेकिन उम्मीद है आप हमारी मजबूरी समझेंगे और इसे बर्दाश्त कर लेंगे। कहानी कैसी है ये तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन आगे देखते हैं क्या होगा। क्या समिया वाकई अपने इस कज़न से शादी करने पर आमादा हो जाएगी, या फिर उसे भी किसी मुसीबत में डालने का इरादा रखती है? ये सब तो हमें आगे चलकर ही मालूम होगा कि आगे इसकी जिंदगी किस करवट बैठती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी का अगला हिस्सा। खाने के बाद उसने अपनी चच्चा से ऊपर जाने की परमिशन ली। वो छत पर आ गई। वहां से शहर की रोशनी नजर आ रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ उसके बराबर में कोई आकर खड़ा हुआ है। फिर तुम्हारे होने वाले शौहर को अंदर करा दूं? उसने कॉफी के घूंट भरते हुए पूछा। आपने मुझसे मजाक किया? आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे, जानते भी थे कि मैं कौन हूं? उसने गुस्से से चटक कर पूछा तो वो उसे देखकर नफी में सर हिलाने लगा। तुम्हारे आने से 1 मिनट पहले ही मालूम हुआ था कि तुम मेरी कज़न हो। बाज के साथ उसकी साली असल में मेरी कज़न है, उसने मुस्कुराकर बताया। वो बजिया के शौहर हैं, उसने तड़क कर कहा। जानता हूं, मुझे मालूम होता तुम मेरी कज़न हो और तुम्हारे बाबा। वो कहते कहते रुक गया। उसे बताया था कि उनकी फैमिली नहीं जानती है बाबा को। वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। नहीं, कुछ नहीं। वो फौरन से पलट कर जाने लगा। उसकी आंखें उसे उकसा रही थी। समिया ने उसका बाजू पकड़ लिया। बाबा को क्या? वो गुस्से से पूछने लगी। मैं बस वैसे ही कह रहा था, तुम्हारे बाबा खुश हैं यहाँ? वो अभी कहता समिया ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। बाबा को क्या? वो गुस्से से चीख पड़ी थी। तुम्हारे बाबा को कैंसर है, वो अचानक बोला तो समिया ने हाथ छोड़ दिया और जमीन पर बैठ गई। बाबा को? वो नम आंखों से देखकर उसकी जानिब देखने लगी। वो गहरी सांस भरकर उसके पास बैठ गया। उसने ड्रेस चेंज कर लिया था। वो आम से लिबास में भी हैंडसम लग रहा था। प्लीज उन्हें ऐसा शो करना कि तुम्हें नहीं मालूम, वरना वो मजबूत बनते बनते टूट जाएंगे। वो उसे समझा रहा था और समिया बिल्कुल गंग थी। बाबा नहीं बचेंगे, वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगी? सिर्फ बाबा ही हैं जो मुझे पूरी दुनिया में सपोर्ट करते हैं। वो रोती हुई बदहवास हो चुकी थी। दानियाल ने उसे भींचकर सीने से लगा लिया। समिया प्लीज ऐसे मत करो, वरना तुम्हारे बाबा जो बहादुर बनने की कोशिश कर रहे हैं उनका क्या होगा? वो उसे समझाते हुए बोल रहा था। समिया की हिचकी बंधी हुई थी। थोड़ी देर बाद एहसास होने पर वो दानियाल के सीने से जुदा हुई और शर्मिंदगी से चेहरा झुकाए वहां से उठ खड़ी हुई। वो नफी में सर हिलाते उसे वहां से जाते देखे गया। वो कुछ दिन वहां रुके थे। समिया तो हॉस्टल वापस चली गई थी। वो दानियाल का सामना नहीं करना चाहती थी। अलबत्ता रोज अपनी फैमिली से मिलने उनके घर आती थी और जैसे ही दानियाल के आने का वक्त होता वो वहां से चलती बनती। उस शाम बहाज और उसकी फैमिली भी वहां मौजूद थे। समिया जाने के लिए पर तोड़ रही थी। वो अपने बाबा की जानिब जब जब देखती थी उसे दुख होता था। वो उनका इलाज करवाना चाहती थी, लेकिन दानियाल के मुताबिक उनका इलाज नामुमकिन था। वो खामोशी से अपने बाप की बात का मान रखे हुए थी, वरना उनके सीने से सर टिकाकर उसका रोने को दिल चाहता था। समिया और दानियाल का निकाह तय पा गया था, जबकि सादिया और वहाज की शादी हुई थी। वो सीढ़ी पर खड़ी सोच रही थी कौन सा बहाना बनाकर वहां से भागे, जब किसी ने उसकी कलाई दबोचकर अपने साथ खींचा। वो हड़बड़ाकर थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन सामने दानियाल को देखकर हाथ हवा में ही मौलिक रह गया। वो उसे अपने साथ कमरे में ले आया। निकाह अपनी मर्जी से कर रही हो? वो सीने पर बाजू लपेटकर पूछ रहा था। वर्दी में उसकी शख्सियत अलग तरह ही की महसूस होती थी और अभी भी उसे वर्दी का रोग बखूबी महसूस हो रहा था। समिया ने नफी में सर हिलाया।
بابا کی خاطر کر رہی ہوں، انہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، وہ نم آواز سے بتانے لگی۔ کیا کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر مجھ میں کیا برائی ہے جو زبردستی خود کو مجھ سے باندھ رہی ہو؟ اس کا سوال اچانک تھا۔ سمیہ نے گردن اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سمیہ نے تھوک نکلا، مجھے پولیس والے نہیں پسند۔ اس نے وجہ بتائی، لیکن اسے دانیال خان پسند تھا، پہلا پولیس والا تھا جس سے وہ متاثر ہوئی تھی۔ پھر جاب چھوڑ دوں؟ اس کا سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ سمیہ اپنی حیران کن نظروں سے اس کی جانب ہٹا نہ سکی۔ میں پوچھ رہا ہوں جاب چھوڑ دوں؟ اس نے سمیہ کا ہاتھ تھاما، وہ حیرت سے گنگ تھی۔ وہ اس کے لیے اپنی جاب چھوڑ رہا تھا؟ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کے ہاتھ دانیال کے ہاتھ میں تھے۔ پھر ایسا کیا کروں کہ تم میرے لیے سوچنے لگو؟ وہ شاید اپنی اصلی حالت میں نہیں تھا۔ آپ نے نشہ کیا ہوا ہے؟ سمیہ نے پوچھا۔ اسے لگا تھا دانیال کا دماغ خراب ہو گیا ہے تو وہ اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ نہیں، مجھے پتا ہے یہ سب بہت اچانک ہے، لیکن میں تمہیں اپنے دل سے قبول کرنا چاہتا ہوں۔ بھلے فیصلہ بابا کا ہے، لیکن اس میں اپنی مرضی سے شامل ہونا چاہتا ہوں۔ بابا نے ساری کہانی سنائی تھی، جو ہوا سو ہوا، لیکن اب میں بابا کو ان کے خاندان سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے نرمی سے سمیہ کا ہاتھ دبایا۔ وہ حیران تھی، دانیال کتنا الگ تھا اور کتنا اچھا بھی۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ اس کی فیملی گاؤں چلی گئی تھی، جبکہ اس کے چچا کی ضد تھی سمیہ ہاسٹل کے بجائے ان کے ساتھ رہے، اور اسی وجہ سے وہ سمیہ کو ہاسٹل سے لے کر چلے آئے تھے۔ دانیال کو معلوم نہیں تھا۔ اس نے رات کے کھانے پر اسے دیکھا تو حیران ہوا اور پھر مسکرا دیا۔ وہ اسے پسند آئی تھی۔ اسے بس ایک ہی بات کا دکھ تھا کہ وہ ابھی چھوٹی ہے، اس سے 6-7 سال چھوٹی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی میچور لڑکی کا خواب دیکھتا آیا تھا، لیکن سمیہ بھی میچور تھی، سمجھدار تھی، اور جیسے اس نے اپنی بہن کی اس کمینے سے جان چھڑوائی تھی، وہ امپریس ہوا تھا۔ نکاح سے پہلے اسے گاؤں جانا تھا۔ سعدیہ کی شادی کی تیاری مکمل تھی۔ بہاج نے سادگی سے شادی کا کہا تھا اور کوئی جہیز بھی دینے سے منع کر دیا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، لہٰذا شادی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سمیہ گاؤں پہنچ کر بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بہن کی شادی کے لیے جو کرنا تھا بڑے لگن سے کر رہی تھی۔ اس کی بہن پہلی بار اتنا خوش دکھائی دے رہی تھی۔ سمیہ اور سعدیہ پارلر سے تیار ہونے گئی تھی۔ سمیہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یہاں سے جا کر واپس چچا کے گھر رہنا تھا۔ وہ دانیال کا سامنا کیسے کرے گی؟ کیسے اس کے ساتھ رہے گی؟ شادی ہو جاتی تو الگ بات تھی، لیکن وہ نکاح کے بعد اس گھر میں کیسے رہے گی؟ ایسی بہت سی سوچیں تھیں جس کی وجہ سے وہ پریشان تھی۔ شام میں وہ سب بھی گاؤں پہنچ گئے تھے۔ وہاں ٹینٹ لگا کر نکاح کیا گیا تھا۔ مہمان بس تینوں کی فیملی ہی تھے، لیکن گھر چھوٹا ہونے کے سبب میدان میں رکھا گیا تھا۔ وہ آج تو مسکرا کر اپنی بیوی کو نہار رہا تھا، جبکہ سمیہ نکاح ہونے کے بعد سے گنگ ہو گئی تھی۔ دانیال نے اس کی جانب دیکھا تو وہ لب کو چلنے لگی۔ بابا بات کریں گے تایا سے کہ تم آج ہی رخصت ہو رہی ہو۔ اس نے اچانک اس کے سر پر بم پھوڑا اور وہ جھٹکے سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیوں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ تمہیں رہنا ہمارے ہی گھر ہے جب تک پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ تم میری زندگی میں مکمل طریقے سے شامل ہو جاؤ، بجائے اس کے کہ میں تمہیں دور سے دیکھوں اور رخصتی کا انتظار کروں۔ جب چاہوں تمہیں قریب کر سکتا ہوں۔ اس نے آنکھ دباتے شرارت سے کہا تو سمیہ کا گال سرخ ہونے لگا۔ اسے لگا اس کی جان نکل جائے گی۔ یہ غلط ہے، مجھے ابھی پڑھنا ہے، شادی کی ذمہ داریاں بالکل نہیں اٹھانی۔ وہ غصے سے بولی تو وہ سر ہلانے لگا۔ پرومس، تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالوں گا۔ جب تک تم چاہو اور جتنا چاہو پڑھ سکتی ہو۔ تم ابھی چھوٹی ہو اور میں بھی نہیں چاہوں گا کہ تم فیملی کے چکر میں پڑو۔ میں یہی چاہوں گا تم اپنی زندگی کو ویسے گزارو جیسے تم چاہتی ہو۔ اس نے نرمی سے سمیہ کو سمجھایا تو وہ اسے حیرت سے دیکھے گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا دانیال خان اس طرح حق دینا جانتا تھا۔
اس نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ جب دونوں بھائیوں کی آپس میں بات ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے سمیہ سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرا کر خوشی سے اس کی رخصتی کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ دونوں بہنیں اپنے اپنے گھر وہاں سے رخصت ہو کر آ گئی تھیں۔ میں نے جس عورت کو چاہا وہ ابھی میرے ساتھ بیٹھی ہے، واج نے مسکرا کر جتایا تو وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مطلب؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ جو ایک راز تھا آج وہ اسے معلوم ہونے والا تھا۔ مطلب یہ کہ میں نے تمہیں خالہ کے گھر دیکھا تھا، جب سے تمہارا دیوانہ ہوں، یہاں تک کہ تمہاری منگنی کی خبر قہر بن کر ٹوٹی تھی مجھ پر۔ میں نے وہ دن بہت مشکل سے گزارے تھے، یوں لگا تھا میں مر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر اسے اندازہ ہوا اللہ نے اسے کسی بے قدرے کے ہاتھوں میں دینے سے بچا لیا تھا۔ اس عزت دار شخص کا ساتھ پانا خوش نصیبی تھی جو سعدیہ کو مل چکا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں بہت مشکور ہوں، آپ نے مجھے چن کر مجھے کسی ناقدرے کے ہاتھوں میں جانے سے بچا لیا۔ اس نے مسکرا کر نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے گردن بہاج کے سینے سے ٹکا دی۔ میں کیسے جانے دیتا؟ میری محبت سچی تھی، دیکھو تم میری ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ وہ آج اسے سرگوشی میں باتیں کر رہا تھا۔ وہ کبھی ہنستی تو کبھی بس مسکرا دیتی۔ دانیال خان کمرے میں داخل ہوا۔ سمیہ کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت؟ کس خوشی میں مارچ لگا رہی ہو؟ اس نے پوچھا اور واسکٹ اتار کر گھڑی اتارنے لگا۔ اس کمرے کا کلر کتنا برا ہے، کبھی بلیک کلر دیکھا ہے کسی کے کمرے میں؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا غصے سے چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ یار مجھے کالا رنگ بے حد پسند ہے، اس نے مزید کہنا چاہا۔ سمیہ اس کے قریب آئی۔ آپ کل ہی یہ کلر بدل رہے ہیں، اس نے انگلی اٹھا کر کہا تو وہ اس کی انگلی پکڑ کر اپنے قریب کر گیا۔ نہیں تو کیا کرو گی؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ آج تک اس پر کسی نے اس طرح روب نہیں جھاڑا تھا۔ نہیں تو کل آپ کے اسٹیشن آ کر آپ کے خلاف رپورٹ لکھواؤں گی، اس نے غصے سے چیلنج کیا۔ جیسے میں تمہیں آنے دوں گا؟ اس نے طنزیہ مسکرا کر پوچھا۔ دیکھتے ہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ وہ سوچ رہا تھا نازک سی لڑکی ہے، کیا ہی کر لے گی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے واش روم کی جانب قدم بڑھائے تو دانیال خان نے پوچھا۔ کپڑے تبدیل کرنے، اور کہاں؟ اس نے مسکرا کر بتایا۔ یہاں آؤ، ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک طرح سے دیکھا بھی نہیں۔ اس نے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے پاس کرتے اس کے بالوں کو جوڑے کو کھولا اور بال آبشار کی طرح کمر پر بکھر گئے۔ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنا غصہ آتا کہاں سے ہے تمہارے پاس؟ اس نے حیرت سے پوچھا اور اس کی جیولری اتارنے لگا۔ آپ مجھ سے دور رہیں، اس نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا۔ دانیال کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ رخصت کروا کر اسی لیے تھوڑا ہی لایا ہوں، دور رہنے کے لیے، اس نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بتایا تو وہ اسے دھکا دے کر تیزی سے بھاگی۔ دانیال کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ وہ تو بس اسے تنگ کر رہا تھا۔ اگلے دن ہی وہ صبح اس کے اسٹیشن پہنچ گئی تھی، سب کی نظروں سے بچ کر۔ اسے معلوم تھا دانیال خان ایک دن چین سے بیٹھنے والا نہیں تھا۔ وہ اس سے بڑے آفیسر کے ساتھ اس کے تھانے آئی تھی۔ سر، اس نے سلیوٹ مارا اور سمیہ کو گھورا۔ سر، اس نے کل رات، وہ بھی کچھ کہتی دانیال کی جان پر بن گئی۔ سر جی، میں ان کی بیوی ہوں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ترم خان ہے، آپ ان سے اٹھک بیٹھک کروائیں، منہ پھلائے بول رہی تھی۔ دانیال نے دانت پیسے۔ چلو دانیال خان صاحب، بچی کی خواہش پوری کرو، میرے گھر پہنچ کر مجھے وہاں سے اٹھا کر یہاں لائی ہے۔ سمیہ نے دانیال کے موبائل سے ان کا نمبر نکالا تھا اور ان کے سامنے کھڑی اس کا چیلنج قبول کرنے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ دانیال کو لگا وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن وہ تو… دانیال نے دانت پیسے اٹھک بیٹھک شروع کی۔ سمیہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اتنی پیاری بچی کو دوبارہ تنگ کیا تو اچھا نہیں ہوگا، انہوں نے جاتے ہوئے وارننگ دی۔ دانیال کچھ کہتا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ خبر سنتے ہی اس نے سمیہ کی کلائی تھامی اور بھاگتا ہوا ہسپتال پہنچا، جہاں سمیہ کے بابا آخری سانس لے رہے تھے۔
दोनों बहनों पर शादी के अगले रोज कयामत टूट पड़ी थी। शाम तक उनका जनाजा उठ चुका था। सबकी आंखें अश्कबार थीं। समिया कमरे में बंद थी जब दानियाल उसके लिए खाना लाया। उसने चची को अपने घर पर ही रख लिया था। पुरानी रंजिशें ख़त्म हो गई थी। उसकी मम्मी भी ठीक हो गई थी। समिया दानियाल को देखते ही उसके सीने से लगकर ज़ारों कतार रोने लगी। वो उसकी पीठ सहला रहा था। उसे रोने दिया कि वो सुबह से रोई तक नहीं थी, सदमे में थी। दानियाल ने उसे खाना खिलाया और वो हिचकियाँ लेते हुए खाने लगी। उसे दवा देकर सुलाकर बाहर आया। अपने बाबा को तसल्ली दी, दवा दी, फिर चच्ची को देखा। उसकी मम्मी ख्याल रख रही थी। वो इत्मीनान से दोबारा कमरे में आया। वो आज को कॉल में लाई तो उसने बताया सादिया बहुत रोई है, दवा देकर सुलाया है, वरना रो रो कर हाल बेहाल कर लिया था। कुछ दिन सोग में गुजर गए। समिया यूनी भी नहीं गई थी। या तो रोती या फिर चुपचाप बैठी रहती। एक माह गुजर गया था। उस रात दानियाल ने प्रोग्राम बनाया कि वो उसे अपने हनीमून पर ले जाए। सबने इत्तेफाक किया कि उसके लिए चेंज ज़रूरी है। वो ज़बरदस्ती समिया को साथ ले आया। वो रात शावर लेकर निकली जब दानियाल ने सारी लाइट्स ऑफ कर दी और वो खौफ से चीख पड़ी। फिर उसे महसूस हुआ दानियाल की सांसें उसकी गर्दन पर बिखर रही हैं। उसने दानियाल की शर्ट को दबोच लिया। अब और इंतज़ार नहीं कर सकता स्वीट हार्ट। तुम्हें खुशगवार लम्हे दूंगा जब भी तुम मेरे बारे में सोचोगी। वो उसके कान में सरगोशी कर रहा था। समिया की बोलती बंद थी। वो बस दानियाल को महसूस कर रही थी। उसने सख्ती से दानियाल को पकड़ा हुआ था। गहरी सांस भरती वो खुद को दानियाल के रहमो करम पर छोड़ चुकी थी। उसने यूनी में सबसे ज्यादा GPA लिया था। दानियाल ने फख्र से अपनी बीवी को देखा था। उसे मालूम हो गया था समिया कोई आम लड़की नहीं है। उसमें कुछ कर गुजरने की लगन है। वो सब समिया की कामयाबी की खुशी इंजॉय कर रहे थे। वाज, सादिया, उनकी मामा सोरिया, फिरदौस साहब, दानियाल खान और वो सब बैठे बातें करते मुस्कुरा रहे थे। जब वहाज ने बताया कि वो बाबा बनने वाला है, सबकी खुशी दोबाला हो गई थी और सब उन दोनों को मुबारकबाद दे रहे थे। दानियाल ने शरारती अंदाज से समिया को देखा तो उसने नो में सर हिलाया और वो कहकहा लगाकर हंस दिया। उम्मीद है आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि हम ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए ला सकें।